इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंसेप्ट समझ लिया, ठीक, कि क्या क्या होता है, प्रोसेस समझ ली, डायग्राम देख लिया। अब उसकी डेफिनेशन लिखने का समझते हैं कि मैंने अगर बोल दिया प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि तुमने बात समझ ली लेकिन अब एग्जाम में तुम्हें उसे लिख के आना है। तुम किसी को भी ये डायग्राम बता के समझा सकते हो कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अब तुम्हें एग्जाम में लिखना है। तो जो लिखने का तरीका है कि वो बात तुम एग्जामिनर जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, अब तुम उसके सामने नहीं हो तो तुम्हें वो बात लिख के समझानी है कि हाँ ये बात मैंने समझी है और ये मैंने लिख दिया है, ठीक। तो तुम ऐसे डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा, तुम्हें एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन होगा कि तुमसे कोई भी पूछे, हाँ तुम्हें पता है कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है। तो अगर हमें लिखने का है तो समझो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला, तो अगर मैं डायग्राम से समझा मैंने वो बोलूँ तो हम फ्लोइंग रिवर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टोर करते हैं ऐसे एक रिजर्वर में। अब वो काइनेटिक एनर्जी जो रिवर फ्लो कर रही है मेरी, वो स्टोर कर ली एक पोटेंशियल एनर्जी में, हाइट पे पहुंच गया मेरा पानी। अब उस पोटेंशियल एनर्जी को जब हम वो स्लूइस गेट्स हटाते हैं वो हाई काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलता है ना। कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और उसमें नीचे छेद है तो पानी कितनी तेजी से निकलता है, सेम चीज़ स्लूइस गेट जब ऊपर करे वो नीचे निकला। अब उस काइनेटिक एनर्जी का यूज़ हम टरबाइन को घुमाने में करते हैं, जो कि कनेक्ट होती है किसी ऐसे, या तो किसी कॉइल से कनेक्टेड होगी, है ना। तो वो कॉइल से कनेक्ट होने पर इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। अब डेफिनेशन देखो, ये तो मैंने हिंदी में बात बोल दी, अब इंग्लिश में समझो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, क्या फ्लोइंग वाटर जो मैंने बोला कि जो रिवर में फ्लो हो रहा हो पानी, इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन रिजर्वर। वही बात है जो हमने हिंदी में समझी, जो हमने दिमाग में कंसेप्ट समझा, वही चीज़ लिखी। व्हेन गेट्स आर रिलीज्ड, जो गेट्स हमने ऊपर करे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज मोर विच रोटेट्स टरबाइन रैपिडली, ठीक। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर था मेरा पानी रिजर्वर के अंदर, जब हमने गेट्स ऊपर करे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। हाँ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी रिजर्वर की, वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। उसका यूज़ करा हमने टरबाइन को घुमाने में। अब टरबाइन जो कनेक्टेड थी वो आर्मेचर से कनेक्टेड थी। आर्मेचर क्या होता है, अगर सॉफ्ट आयरन पे हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को बाउंड कर दे, बांध दे, तो उससे कनेक्टेड है। जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखो आ गया ना इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो मैं बोल रहा था पावर जनरेटर, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। वो बात किस पर डिपेंड करेगी कि हमने कौन सी रिंग यूज़ करी है। अगर स्प्लिट रिंग यूज़ करी है तो वो डीसी जनरेटर होगा, अगर स्लिप रिंग्स करी है तो वो एसी जनरेटर होगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। ऑल्सो रोटेट्स मोर रैपिडली, मतलब जो आर्मेचर है वो भी तेज घूमेगा, इससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर की हेल्प से, करंट इंड्यूस होगा। ये प्रिंसिपल था। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि तुमने सब कुछ समझा, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल बता दो। सिंपल बात, जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब भी कोई कंडक्टर, बात जो बोलूं बिल्कुल ध्यान से सुनो, फोकस से वीडियो पे होना चाहिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई कंडक्टर कैरिंग करंट मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो उसमें करंट इंड्यूस करता है, ठीक। अच्छा, अब ये जब बात होगी, अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें तो बहुत एडवांटेजेस हमें पहले से दिख रहे हैं। पहला क्या, एनवायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होता। सिंपल बात समझने की है कि कोई फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं हुआ, ना कोई टॉक्सिक गैस रिलीज हुई, ना ही कोई वेस्ट प्रोडक्ट है कि जो पानी हमने स्टोर करा वो वापस रिवर में छोड़ दिया, तो ना पानी गंदा हुआ ना कुछ, क्योंकि हमने कोई केमिकल भी नहीं मिलाया, सिर्फ उसको हाई हाइट पे छोड़ दिया नीचे, ठीक। तो ये समझने वाली बात। वाटर इज अवेलेबल इन नेचर फ्री। अब ये क्या बात हुई कि वाटर तो हमारे पास नेचर में अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात ये फ्री की चीज़ है। अगर मैं बात करूँ फॉसिल फ्यूल्स की, तो उसके लिए मुझे क्या है, सेटअप लगाना पड़ेगा, कोल माइंस होंगी, फॉसिल फ्यूल की माइंस होंगी, वो सारे जो फॉसिल फ्यूल है उन्हें नीचे निकालेंगे, या समुद्र के अंदर फॉसिल फ्यूल है, ऑयल वगैरह है, उनको निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्क पावर चाहिए, मैन फोर्स चाहिए, ये सब चाहिए होंगे। तो आदमी जो काम करेंगे, मैन पावर चाहिए, तो उसका यूज़ क्या कि वो काम करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स आएगा। लेकिन वाटर के लिए तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एज इट इज़ नेचर में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक अच्छी बात है। देन
वाटर इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखो फॉसिल फ्यूल को हमने समझा कि ये 200 से 300 ईयर्स लगता है फॉर्म होने में। तो अब जो ये चीज़ बनी है, अब कुछ सालों बाद ये सब खत्म हो जाएगा। तो जब ये सब फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे तो अब इसके लिए हमें कुछ और सोर्सेज ढूंढनी पड़ेंगे। अब अर्थ में तो सारे फॉसिल फ्यूल खत्म हो गए और अभी 200 से 300 ईयर्स लगेंगे फॉर्म होने में। अब ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा जैसा पिछले इरा में हुआ था कि जानवर मर गए, देन उनकी बॉडीज डिकम्पोज हो गई, ऑयल प्रोड्यूस हुआ। ऐसा तो अब कुछ प्रोड्यूस होता नहीं है क्योंकि सब कुछ क्लीनिंग सब कुछ चल रहा है। इसीलिए अब ये खत्म हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन वाटर रिन्यूएबल है कैसे? अगर तुमने रिजर्व करा, अब जो रिवर फ्लो हो रही है, मान लो समर सीजन में रिवर कम हो गया पानी, लेकिन रिजर्वर में पानी होगा। अब दोबारा से अगर बारिश होती है तो तुम्हारे रिजर्वर जो डैम है उसमें दोबारा से पानी स्टोर हो जाएगा, यानी कि वाटर रिन्यू हो रहा है। तुम्हें अलग से लाके कहीं फॉसिल फ्यूल लाके डालना नहीं है उसमें, उसके अंदर स्टोर नहीं करना। पानी बारिश हुई अपने आप वो स्टोरेज हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रिन्यूएबल है, हमें बार बार उसका मेंटेनेंस नहीं करना। ठीक, अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स और रिवर हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड। ठीक, तो अगर रिवर की मान लो, अब रिवर अगर नेचर में है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर किसी सीजन बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो फ्लड के केसेस आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल में फ्लड हो गई, कोलकाता में फ्लड हो गया, या जो रिवर कोस्टल एरियाज थे वहाँ पर ऐसा हुआ। तो उसका रीज़न क्या कि जब रिवर फ्लो कर रही है और मान लो उसमें क्वांटिटी बढ़ गई तो वो जो आसपास के इलाके हैं साथ में पानी में डूब जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम डैम्स का यूज़ कर सकते हैं कि जो उसका फ्लो बहुत तेज़ी से आ रहा है, जो घर अगर हमने साथ में या पेड़ वगैरह साथ में हटा सकता है तो वो फ्लो क्या है, रेगुलेट हो जाएगा, स्पीड उसकी कम कर सकते हैं। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करा, देन उसको दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और इरिगेशन में भी यूज़ होता है कि डैम्स को अगर मैं यूज़ करूँ तो डैम्स में पाइपलाइन नीचे से फिट करके जो हमारे खेत विलेज या फील्ड्स वगैरह उनमें भेज सकते हैं। तो ये तो चलो अच्छी बातें हो गई। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या कि चलो ये एडवांटेज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत होते हैं, इनके अपोजिंग होते हैं। पहली बात कि इकोलॉजिकल डैमेज होता है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं इकोलॉजिकल वर्ड की बात करूँ तो इकोलॉजिकल वर्ड का मतलब होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक, तो इकोलॉजिकल डैमेज में क्या होगा, बात समझो कि अगर इकोलॉजी है, इकोलॉजी मतलब कि प्लांट्स लॉजिकल डैमेज की बात करूँ, इकोलॉजिकल पहले समझिए, डैमेज तो बाद में होता है। इकोलॉजिकल वर्ड का मतलब कि जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक, अब नॉर्मल ये जब रिवर फ्लो कर रही है, आसपास मान लो जंगल्स हैं या घर हैं डिस्प्लेस, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक, हो सकता है यहाँ पर क्या हो, जो आसपास वहाँ पे रहते हो उस वाटर सोर्स के पास लोग रह सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या, कुछ यहाँ पर जानवर भी रह सकते हैं। सही बात है, जो जानवर रहेंगे जंगल्स में वो उनके लिए क्या है, ये वाटर का सोर्स। अगर उन्हें कभी प्यास लगेगी या फिर अगर गर्मी वगैरह लगती है तो तुमने देखा हो हिप्पोपोटामस या वोफेलोस, वो सब पानी में आके नीचे मतलब अपनी बॉडी उनकी सबमर्ज होती है तो उन्हें रिलैक्स फील होता है गर्मियों के सीज़न में। या हाथीज वगैरह होते हैं वो बाथिंग के लिए आते हैं। अब ये जंगल्स में प्रोड्यूस हो गया। अब जंगल्स में इकोलॉजी ऐसे डिपेंडेंट है। अब अगर मैं डैम्स कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो जो भी वहाँ के जानवर होंगे या आगे के इलाके के एनिमल्स होंगे, अब उनके लिए प्रॉब्लम क्या हुई कि जब डैम्स कंस्ट्रक्ट हो गया तो वो वाटर रिवर को अब एग्जैक्ट वो उसको पहुँच नहीं सकते वहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे वो जा नहीं सकते, अब नहीं जा सकते तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो रास्ता भटक जाएंगे या जब पानी की प्यास लग सकती है तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इकोलॉजी में चेंज आया कि जो एनिमल्स यहाँ पे डिपेंडेंट थे, अब यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट हो गया तो वो यहाँ आसपास नहीं आ सकते। ठीक, तो वो या तो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे, तो इकोलॉजी चेंज होगी उस इलाके की। वहाँ मान लो बर्ड्स थे या एनिमल्स थे, अब उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। ये तो चलो तुमने एनिमल्स का समझा। अब मान लो कोई ह्यूमंस, विलेजर्स रिवर के पास रहते हैं। रिवर के पास रहने के बहुत सारे पर्क्स हैं। क्या क्या कि पहली बात, वहाँ की जो सॉइल होती है उसकी पास की बहुत फर्टाइल होती है ना। फर्टाइल क्यों होती है, क्योंकि जो इसकी कोस्टल एरिया की सैंड है, सॉइल है, वहाँ पर पानी का अमाउंट बहुत अच्छा तरीके से है। और जो सैंड होते हैं, सैंड के ग्रैन्यूल्स, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऑक्सीजन आसानी से मिलती है और वाटर की अवेलेबिलिटी एकदम बढ़िया है। तो आसपास के इलाकों में खेत बहुत ही अच्छे से
ग्रीनरी फील्ड होता है। अब जब डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो इन लोगों को वहाँ रहने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डैम्स बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो इनको भी मूव करना पड़ेगा। तो इकोलॉजिकल डैमेज का मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स या ह्यूमंस डिपेंडेंट हैं नेचर पे। अब क्योंकि रिवर नेचुरल सोर्स है तो उसको वो एक्सेस करते हैं, पहुंचते हैं उस पर। लेकिन जब डैम्स कंस्ट्रक्ट होगा उसका साइज बहुत बड़ा होगा, तो ना एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होगी और साथ में ही लोगों को भी होगी। तो इकोलॉजिकल डैमेज और अब ये एक और जो पॉइंट है इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। तो हमने इस बात समझ ली कि लोग भी डिस्प्लेस होने वाले हैं जब डैम्स कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक। सेकंड पॉइंट है हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट सबमर्ज्ड इन वाटर, है ना। इसका मीन्स क्या कि अगर कोई प्लांट्स या एनिमल्स, मान लो जैसे लोटस प्लांट है या दूसरे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर या रिवर में ही होते हैं, अब उनके लिए तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मतलब जहाँ पर वो रहते हैं। अब एक हम बात करें किंग के लिए, वो लॉयन के लिए, लॉयन किंग जंगल है, जंगल ऑफ किंग ऑफ जंगल। ठीक। तो लॉयन के लिए अगर हैबिटेट बात करें तो वो डैम में रहता है, गुफा में रहता है, तो वो उसका हैबिटेट है। अब मैं डैम को अगर हटा दूं या उसे हार्म कर दूं उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो डैम में रहना पसंद करता है। ठीक। लेकिन अब और प्लांट्स की बात करूं जो कि ऐसे फ्लोटिंग करके रहते हैं वाटर के ऊपर, लोटस हो गया, वाटर लिली, या ऐसे बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी। अब उनके लिए प्रॉब्लम क्या कि जब मैं इनको बनाऊंगा, डैम्स कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो मेरे को तो रिवर पूरी क्लीन चाहिए, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है? वाटर चाहिए। अब उसको जब मैं क्लीन करूंगा तो जो हमारे हैबिटेट्स हैं प्लांट्स और वाटर के, वो इफेक्ट होंगे, गेट सबमर्ज्ड इन वाटर अफेक्ट होंगे, या फिर वो सीधा नीचे ही चले जाएंगे। एल्गी हो गया, एनिमल्स की हमने बात करी, एल्गी फंगाई जो लेयर पे जमे होते हैं, ग्रीन कलर की लेयर होती है ना। अमीबा, फ्रॉग्स, स्नेक्स या क्रोकोडाइल, ये सब सबमर्ज हो जाता है, उनका ऊपर आने का कोई चांस नहीं रह पाता सरफेस पे, क्योंकि हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं और हमें चाहिए प्योर वाटर। अब तुम खुद सोचो, तुमने वाटर इकट्ठा करा रिजर्वर, अब उसमें मेंढक, मगरमच्छ, ये सब घूम रहे हैं, तो टरबाइन में जाके फंस नहीं जाएंगे, या फिर उनकी जान का भी खतरा है। तो हमें सब कुछ क्लीन करना है, तो इसलिए उनको हम हटा देते हैं या फिर पानी के अंदर पूरा नीचे रख देते हैं। ठीक। तो इससे क्या हुआ? अब या तो ये प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब जब नीचे दब गए तो इनकी बॉडीज एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है ना। अब ये एनारोबिक वर्ड तुमने पहले भी सुना होगा। एनारोबिक वर्ड जो मैंने बोला, एनारोबिक में क्या है कि अगर कोई प्लांट या एनिमल्स विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, विदाउट ओटी, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स सबमर्ज करते हैं, ये बाद में बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो तुम नोट्स में ये तुम्हारी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन इंक्रीज कर रही है, क्योंकि कई बार तुमसे पूछा जा सकता है इस पॉइंट के अंदर भी कि भाई सबमर्ज हो गए तो हमें क्या नुकसान, हमें तो पानी चाहिए, तो तुम्हें नुकसान होने का मतलब क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स पहली बार डेथ हो गए, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उससे प्रोड्यूस होता है CH4, ठीक है, मीथेन गैस, है ना। अब अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये मीथेन गैस याद होगा। मैंने नेचुरल गैस में बोला था, फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस, मीथेन की परसेंटेज होती है 97%, जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है। बाकी इथेन, प्रोपेन कम होती है। तो मीथेन क्या है? नेचुरल गैस, ये प्रोड्यूस होती है, तो ये एक तरह से वाटर पॉल्यूशन कॉजिंग होती है। अगर ये नेचर में प्रेजेंट हो तो हम उसका यूज़ करके फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वाटर में प्रोड्यूस हो रही है तो ये प्रॉब्लम का केस है। और ये एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस भी है, तो ये क्या करती है? हीट को ट्रैप करती है, जैसे CO2 है। तो कुछ चीज़ें तुम खुद अलग से टेबल बना सकते हो कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ ली कि CO2 और CH4 क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो तुम अपनी कॉपी में भी साइड में बना सकते हो, ठीक। ये एग्जाम्पल्स पूछ रहे ग्रीन हाउस गैसेस के, तो ये सब होते हैं, ठीक। डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब मैंने तुमको देखो अभी बताया कि बेनिफिशियल क्यों है कोस्टल रिवर के कोस्टल साइड में रहना, कि वहाँ पे जो फील्ड्स होंगे बहुत अच्छे होंगे, खेती अच्छी होगी, वहाँ से प्रॉफिट अच्छा आएगा क्रॉप्स का, ठीक। अब जब डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे तो जो आसपास का सारा कोस्टल रीजन होगा वो डैम्स कवर कर लेंगे, क्योंकि डैम्स को एक प्रॉपर तो रिजर्वर चाहिए, रिजर्वर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि पानी का फ्लो को रोक सके, वरना वो खुद ही टूट जाएगा, तो हमारा नुकसान होने वाला है, ठीक। तो जब ऐसे डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे कोस्टल रीजन कम हो जाएगा। अब कोस्टल रीजन जो आसपास का इलाका था नदी के, ये वाला डैम्स ने ले लिया, तो जो फर्टिलिटी है वहाँ की वो कम हो जाती है। और एक और बात कि
अब जब मैं पानी को, ये रिजर्वर है मेरा, इसको जब नीचे फ्लो करता हूँ तो पानी बहुत तेज़ी से आता है। तेज़ी से आने के जो आसपास का नदी का पानी होगा वो तेज़ी से फ्लो करेगा, तो साथ में प्लांट्स छोटे छोटे आगे जाके, क्योंकि स्पीड तो बढ़ चुकी होगी, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ानी थी, तो टरबाइन तो चल गई, लेकिन पानी की स्पीड अभी कम नहीं हुई होगी। जो तुमने आखिर में लिखा था ना टू रिवर, इसका मीन्स कि टरबाइन तुमने चला ली काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के, लेकिन अभी पानी की स्पीड ज़्यादा है। तो जो डाउनस्ट्रीम वाले इलाके होंगे वहाँ पर प्लांट्स या छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, उसका सॉइल इरोजन हो सकता है, तो फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक, ओनली एट लिमिटेड प्लेसेस फॉर डैम्स। इसका मतलब क्या कि डैम्स तुमने समझा कि अगर रिवर फ्लोइंग है तो वहाँ पर हम डैम्स बना के उसे स्टोर कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो सारी रिवर्स हैं उनकी स्पीड जो हमारे पास एडिक्वेट होनी चाहिए, हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करें तो सबसे मेन बात कि उस रिवर में काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। अब अगर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है तो हम उसको ऊपर इकट्ठा कैसे करेंगे? वो एज इट इज़ रह जाएगी, पानी पूरा रुक ही जाएगा, जाम हो जाएगा। अब अगर वो फ्लो कर रही हो तो रोकेंगे तो वो ऊपर इकट्ठा होगा। ये बात समझ में आती है? यानी कि हमारे डैम्स के लिए कुछ ही रिवर्स होंगे जिनकी स्पीड तेज होगी, या फिर हमारे पास अगर हिली रीजन्स है ना, मैंने बोला हिली रीजन्स। हिली रीजन्स में क्या कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर नदी की हाइट पहले से ही ज़्यादा होती है ना। जैसे मान लो ये हिली इलाका हो गया, अब यहाँ पर नदी फ्लो कर रही है तो इनकी हाइट पहले से ही ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर एक वॉल लगा के डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में क्या बात रहनी चाहिए कि डैम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, रिजर्वर कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमें हाई प्लेस की ज़रूरत होगी ताकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो, और ऊपर हाइट से गिराए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, तो ये बात समझ में आती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हमने इकोलॉजिकल डैमेज से समझ लिया। लास्ट पॉइंट क्या है? कोर्स ऑफ रिवर अफेक्ट्स फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। इसका मीन्स कोर्स समझो, मैंने लिखा कोर्स। अब तुम्हारा एक कोर्स होता है तो तुम्हारा सिलेबस है क्या कि तुमने एसएसटी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, सारा तुम्हारा कोर्स है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर कोर्स ऑफ रिवर का मतलब कि जो पूरी नदी बह रही है मेरी, उसका एक कोर्स है कि जहाँ से स्टार्ट हुई और एक एंडिंग कहाँ पर हुई, किसी समुद्र में जाके ख़त्म हुई या किसी तालाब बहुत ही बड़े पॉट होल में, ये सब उसका एंडिंग हुआ। ठीक, तो कोर्स ऑफ रिवर अफेक्ट होता है कैसे कि मान लो ये नदी तुम्हारी ऐसे फ्लो कर रही थी पूरी, ठीक, अब तुमने डैम्स यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब कुछ फिशेस ऐसी थी जो रिवर में भी फ्लो करती हैं और साथ के साथ यहाँ पर पूरी नदी के साथ फ्लो करती हुई जाती है। ठीक है, अब जब यहाँ की जो फिशेस थी डैम्स कंस्ट्रक्ट हुआ, अब क्योंकि तुम फिश भी नहीं चाहोगे, जैसे हमने मेंढक स्नेक्स निकाल दिए, क्योंकि हमें प्योर वाटर चाहिए, जो प्योर वाटर हो सिर्फ पानी हो तो उसको हम टरबाइन्स में यूज़ करेंगे, वरना स्टक हो सकते हैं एनिमल्स वगैरह। तो ये फिश यहीं रह गए, ये फिश यहीं रह गई, तो इससे उनका जो हैबिटेट था वो बिगड़ गया। अब अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक, लॉकडाउन से समझो कि जो पर्सन गाजियाबाद में है तो वो गाजियाबाद में स्टक्ड है, जो दिल्ली में है वो दिल्ली में स्टक्ड है, तो आपस में ना मिलने से बिजनेसेस रुके हुए हैं, सारा काम रुका हुआ है, जो हमारा हैबिटेट है पूरा अलग हो गया है। तो ऐसा ही कुछ फिशेस के केस में हो रहा होगा, जो इनका हैबिटेट है वो पूरे की तरह अफेक्टेड होगा कि जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो यहाँ पर अलग हो गए, क्योंकि उनको ऐसा कुछ पता नहीं था डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उनको तो कोई बताएगा नहीं भाई डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहा है, चलो चलो अपने अपने घर चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, तुम इतने घर चले जाओ। तो इससे इनका जो फिशेस का हैबिटेट था वो चेंज हो गया, या दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो बात समझने की ये थी, जो फिशेस का पूरा कोर्स था वो पूरे कोर्स ऑफ रिवर में रहती हैं, अब वो चेंज हो गया डैम्स के कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि ये पूरा क्या आ गया, ब्लॉक आ गया एक तरीके से। उनके लिए तो ब्लॉक है, लेकिन हमारे लिए क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करें, ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए तुम्हारे, क्योंकि अगर ये दिमाग में समझोगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद लिख सकते हो, खुद इमेजिन करोगे कि अच्छा डैम्स कंस्ट्रक्ट होता है तो ऐसे ऐसे होता है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं कि अगर रिवर फ्लो हो रही है अच्छा तो उसमें डैम्स मैंने लगा दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी। अब क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं वाटर में तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे कि जो उनका फ्लो है वो बिगड़ जाएगा, या फिर
जो हमारे जंगलों में आसपास नदी जंगल से बह रही है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो वहाँ से पानी पीते होंगे, नहाते होंगे या पानी में रहते होंगे गर्मियों के सीज़न में, जैसे बफेलो हिप्पोपोटामस मैंने बताया, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा जो आसपास रहते थे, इकोलॉजिकल डैमेज होगा, जो वहाँ के पूरे फ्लोरा एंड फौना थे उनको मूव करना होगा, बर्ड्स वगैरह वहाँ से चली जाएंगी क्योंकि वाटर अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें तुम्हें दिमाग में हमारी आ जाएगी जब किसी भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको समझने के लिए, कि पहले हम उस मेथड को समझ रहे हैं कि मेथड क्या है, देन उसका हम प्रिंसिपल समझते हैं कि उसका रीज़न क्या है, देन डायग्राम वगैरह ये सब है उससे समझते हैं, देन फिर हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पूरे चैप्टर में जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल हम इसी अप्रोच से पढ़ेंगे, ठीक। तो हम अभी देख रहे थे कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसमें हम क्या टेक्निक्स नहीं यूज़ कर सकते हैं जिससे जो पॉल्यूशन है या एयर पॉल्यूशन वगैरह कम हो और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। तो उसी के अंदर हम दो ये डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके बड़ा पार्ट है बायोगैस वो डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस करा बायोमास, ठीक। तो बायोमास अगर वर्ड से जाएं तो बायो यहाँ वर्ड आ रहा है, तो बायो मतलब जो चीज़ रिलेटेड हो हमारे लिविंग बीइंग से, ठीक। तो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स हो सकते हैं। अब ये तो बात तुम्हें पता होगी कि हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, होमो सैपियंस बायोलॉजी से डिस्कस करें तो, ठीक। तो बायोमास का मीन्स क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है लिविंग बीइंग्स का, वेस्ट मटेरियल क्या कि जब कोई डेड हो गया या उसमें हमने वेस्ट प्रोडक्ट हमारी फेसिस हो गई सॉलिड, ठीक। तो कैटल डंग जैसे गोबर कैटल डंग होता है, एंड डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं नेचर में जंगल वगैरह में तो उनके पार्ट्स विच आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यही बात हमें समझनी है कि कैटल डंग और डेड पार्ट्स प्लांट और एनिमल के हम कैसे यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। अब ये बात तो हमें पता है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि फॉसिल फ्यूल्स डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल से फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन उसके लिए 200 से 300 ईयर्स लगते हैं। तो उस प्रोसेस को हमने कुछ टेक्निक से यूज़ करा कि हम बायोमास का यूज़ बायोगैस प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। अब ये बायोगैस क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि पूरी टेक्निक क्या है। जैसे पावर प्लांट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे थर्मो पावर प्लांट था, सेम बायोगैस का भी एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तुम्हें अभी ये ध्यान रखना है कि बायोमास क्या चीज़ है कि वेस्ट मटेरियल किसका, प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स हैं उनका वेस्ट मटेरियल, ओके। और उसका साथ में कैटल डंग और डेड पार्ट्स, ठीक। कैटल डंग जैसे जो भी हमारे पास कैटल्स हैं, बफेलोज, डॉग्स, गोट्स, देन काओ, तो उनका कैटल डंग हो गया, ये सब यूज़। अब बायोमास का तुमने यूज़ देखा होगा जो केक्स होते हैं, अब यहाँ पे वो केक खाने वाले केक्स नहीं हैं, जो कैटल डंग को हम धूप में सुखा देते हैं तो उसे हम कैटल डंग केक्स भी बोलते हैं, ठीक। तो कैटल डंग केक्स का यूज़ या तो घरों में यूज़ होता है किस लिए, कुकिंग के लिए, या फिर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक। तो वहाँ बायोमास का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। और बायोगैस भी समझेंगे। तो बायोमास के लिए भी ध्यान में रखो वेस्ट मटेरियल लिविंग बीइंग्स का और जैसे कैटल डंग या डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। बायोमास इतना था। तो तुम्हें नोट कैसे लिखना है बायोमास और जो इसकी डेफिनेशन है वो। देन चारकोल। अब चारकोल क्या है कि इसमें कोल पार्ट का कुछ आ रहा है ना। तो इसमें चारकोल पहले समझो कोल का फॉर्मेशन कैसे होता था कि जो वेस्ट पार्ट्स है प्लांट एनिमल के डेड हैं वो नीचे ज़मीन में चले गए और हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे हमने कोल का फॉर्मेशन देखा, क्योंकि जब जितना अर्थ के नीचे कोई जाता है प्रेशर उतना ही बढ़ जाता है क्योंकि आसपास मैटर बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो उससे कोल का फॉर्मेशन हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना वुड को अगर हम हीट करें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो लिमिटेड है, तो इससे क्या होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मान लो ये वुड है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये वुड का एक लॉग है ना। वुड ऐसे होती है जैसे पेड़ का, मान लो तुमने एक स्टेम काट लिया, ऐसे वुड है। अब इस वुड लॉग को हम हीट करते हैं। अब सबसे पहले बात समझो, जो वुड होती है उसके अंदर क्या हो सकता है, वाटर होगा, स्टार्च होगा,
वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना, गम्स होते हैं, रेजिन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं वुड लॉग के अंदर। ठीक, तो ये जो क्वांटिटी है या ये सब जो पार्ट्स है इसके, अगर मैं इसे हीट करूं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर का मतलब है कि हम इसे नेचर में हीट नहीं करेंगे, है ना। एक तरीका क्या कि हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं कि केटल डंग को तुमने सुखाया और उसको जला दिया, है ना, कुकिंग के लिए यूज़ हो गया। दूसरा लकड़ियों का भी यूज़ करते हैं अभी भी विलेजर, कि लकड़ियाँ हमने काटी, सूखी लकड़ियाँ, और उसको जला दिया तो हमने एनर्जी या कुकिंग के लिए यूज़ कर लिया। या फिर जो अलग यूज़ करते हैं, जैसे विलेजेस में अभी भी मशीन हीट प्रोड्यूस नहीं करती, तो जो ईंटें ये सब बनाने के लकड़ियों का यूज़ कई बार करते हैं लोग। तो हमने क्या करा कि वुड को लिमिटेड सप्लाई में हीट करा। लिमिटेड सप्लाई में हीट करने से क्या होगा कि जो ये वाटर है, वाटर आप देखो, तुम्हें पता है जब भी हीट होगा थर्मल पावर प्लांट में क्या हुआ, वाटर को हीट करा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होके निकल जाएगा इसके अंदर से। ठीक, हमें उससे मतलब नहीं। अब जब ये निकल गया और जो वॉलेटाइल पार्टिकल प्रेजेंट है लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर, वो भी निकल जाएंगे। और जब वाटर और वॉलेटाइल पार्टिकल्स, ये स्टार, गम, रेजिन, सब हीट करने पे गायब हो जाएंगे। ठीक, इसको हीट करा तो ये सब जो है बाहर निकल गए। अब जो हमारे पास मिलेगा वो वुड नहीं होगी, क्योंकि तुमने इसे हीट करा। ठीक, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ब्लैक मास में, है ना, क्योंकि जो भी वॉलेटाइल पार्टिकल या वाटर था तो वो हमारा ब्राउन या फिर फेयर कलर की वुड्स होती है, अब वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ब्लैक मास में। ठीक, अब इस ब्लैक मास को ही हम चारकोल बोलते हैं। इस ये एज द रेजिड्यू। तो रेजिड्यू हमने क्या समझा था कि जो चीज़ ऐसी बच जाती है और जो चीज़ निकल गई वो हमारा फिल्ट्रेट होता है। तो सेम चीज़ हमारे पास ये निकल गया वाटर, वॉलेटाइल पार्टिकल्स, और ये बच गया ब्लैक मास रेजिड्यू, जो कि क्या है, चारकोल। ठीक, तो जब ये निकल गया और हमारा चारकोल सब कुछ बच गया, बचा हमारे पास ब्लैक मास। अब इसका यूज़ क्या है, फ़ायदा क्या है कि भाई इतनी प्रोसेस करी तुमने, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करा, है ना, और तुमने चारकोल बना लिया। अब इसका यूज़ ये समझो कि जब भी कोई वुड जलती है, या फिर तुम सिंपल कंसेप्ट समझा, ऑब्जर्व करना है इस चीज़ को कि अगर मैं एक वुड है, ठीक है, वो गीली है, वेट, इसमें वाटर पार्टिकल्स हैं, और एक जो है बिल्कुल वुड है, बिल्कुल ड्राई, एकदम मस्त। ठीक, तो दोनों को बर्न करना, जलाना। तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो वेट है और ये ड्राई, तो जो वुड वेट है उसमें बर्न करने पर मोर स्मोक्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक, अब स्मोक्स प्रोड्यूस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। अब जब हम उसे हीट करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो सबसे पहले जो वाटर है वो चाहेगा मैं निकलूँ। अब जब वाटर निकलेगा साथ में वुड भी बर्न होगी, तो मोर नंबर ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ड्राई है तो लेस स्मोक प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो बेनिफिट क्या कि यहाँ पर लेस स्मोक प्रोड्यूस होगा अगर मेरी वुड ड्राई होगी, या इसमें क्या है, एक्चुअल में क्या है, नो वाटर। ठीक, क्योंकि जो भी प्लांट है या ट्री है जब वो उग रहा था तो उसमें हम प्लांट्स पानी लेते हैं रेन से वगैरह, उनकी स्टेम में पानी होता है। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पर हीट करके उसे ब्लैक मास बनाया, वाटर वोलेटाइल पार्टिकल्स नहीं है। अब जब हम उसे बर्न करेंगे तो लेस स्मोक प्रोड्यूस होगा। तो पहली चीज़ देखो, इट बर्न विदाउट फ्लेम्स, तो ऐसे चलता है कि फ्लेम्स प्रोड्यूस ही नहीं होती, तो धुएं होने का चांस नहीं होता। एंड इज कंपेरेटिवली स्मोकलेस, तो स्मोकलेस इसके कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर मैं डायरेक्ट वुड को हीट करूं तो उसमें धुआं बहुत प्रोड्यूस होता है, स्मोक जो फ्लेम्स है उससे जलता है। अब तुम कोल का याद करो, तुमने अगर ऑब्जर्व करा हो कि अगर एक कोल है तो वो बर्न हमेशा कैसे करता है कि अगर ये कोल का पीस है ब्लैक कलर का तो वो रेड पूरा जलता है ना, और वो बिना कोई स्मोक के जलता है, बिना कोई फ्लेम के जलता है, सिर्फ वो रेड जो है बढ़ती जाती है। अब ये कोल का बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर वाटर और वॉलेटाइल पार्टिकल्स नहीं है, तो जब मैं इसे हीट करूँगा तो फ्लेम्स नहीं प्रोड्यूस होंगी और साथ के साथ स्मोक भी लेस प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है कि जब भी ऐसी चीज़ हम बर्न करें जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है,
वेट है, गीली है, तो उसके अंदर स्मोक प्रोड्यूस होगा। और जबकि अगर हम एक ड्राई एकदम बिना वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट है, उसके अंदर स्मोक या तो प्रोड्यूस नहीं होगा या फिर लेस स्मोक प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज़ क्या है, एक तरह से क्या है, मॉडर्न टेक्निक है, एडवांसमेंट है। कि हम पहले क्या यूज़ करते थे, वुड, हमें कुकिंग करनी है, वुड यूज़ कर दिया हमने, या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ में वुड यूज़ करना है जलाने के लिए, अपने इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। अब उसके केस में ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस हुआ। अब फॉसिल फ्यूल में एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल का पार्ट है। तो हमने क्या करा कि इसको हीट करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, उससे चारकोल प्रोड्यूस होगा। अब चारकोल क्या है, वुड एक ड्राई है, ड्राई वुड है, वाटर और वोलेटाइल पार्टिकल्स है ही नहीं, तो जब वो बर्न होगा लेस स्मोक के साथ बर्न होगा। तो ये चारकोल का कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोगैस, है ना। तो वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहो ऐसे ही, ठीक। और ऐसे ही लेक्चर नए नए आते रहेंगे, तो कंटिन्यू रखो अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है। थैंक यू।